हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास 10 क्लास वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। और आप लोगों को बता दें, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर 1 बताएंगे, जिनका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। आप लोगों को जितना बता देंगे उससे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये केमिकल रिएक्शन चैप्टर है ना, इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन को ही पढ़ेंगे। देखिए केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, आप लोग देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द केमिकल प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका कहने का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन उसको कहेंगे जिसमें सब्सटेंस यानी मतलब रहेगा, ठीक है, न्यू सब्सटेंस रहेगा और बनेगा, प्रोसेस वो केमिकल प्रोसेस के कारण बनेगा वो, लेकिन बनेगा किसके कारण, बनेगा न्यू सब्सटेंस लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज में बनेगा। ठीक है, देखिए ये कार्बन लिए और ऑक्सीजन लिए, हमारा न्यू सब्सटेंस क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज है। इस टाइप से आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं। इसका अनदर एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ऑफ फूड मतलब खाना का पचना। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं रेस्पिरेशन मतलब श्वसन करते हैं, वो भी है क्या है केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट ले सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट ले सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कहने का मतलब होता है जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कहने का मतलब होता है आयरन में जंग लगना। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दूध से दही बनना। ठीक है, ये था आप लोगों का केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज बीन 2 पार्ट, मतलब केमिकल रिएक्शन में 2 पार्ट होता है, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट रिएक्शन। चलिए इसका डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहने का मतलब होता है सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो पार्ट हम लोग लेते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। केमिकल रिएक्शन में कहते हैं टेक पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट कहता है। जो मिलता है उसको, जो बनता है उसको क्या होता है, प्रोडक्ट। इसका भी डिफिनेशन देख लीजिए। द सब्सटेंस ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे लिए जिंक सल्फ्यूरिक एसिड लिए, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होगा, रिएक्टेंट। हमारा प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फ्यूरिक, ये प्रोडक्ट, और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, बाहर निकला, तो ये होता है हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। चलिए इसी के बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के नज़रिए से। देखिए वो क्वेश्चन है कि वाई द मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन करते हैं एयर में, तो वो क्यों ये बर्निंग करने लगता है। बर्निंग करने का मतलब ये जलने क्यों लगता है, तो आगे देखते हैं। इसका कारण है कि मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। रबिंग मतलब लगड़ के जब इसको सैंड पेपर से रिमूव करते हैं, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड द फॉर्म इट सरफेस ड्यू टू स्लो एक्शन। क्या होता है, स्लो एक्शन मॉइस्चर इन एयर, ठीक है, on it so that it make readily react with oxygen of the air on burning। मतलब ये एयर के साथ क्या करने लगता है, बर्निंग करने लगता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें कौन सा रिएक्शन बनता है आप लोग देख सकते हैं। देखिए 2Mg+O और 2MgO ये रिएक्शन बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसी में एक फिगर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नीशियम रिबन को जलता हुआ दिखाने के लिए फिगर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये एक क्या है, बर्नर है, मतलब एक कैंडल सोचिए और इसको बर्निंग हो रहा है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम रिबन, ये देखिए ये छोटा छोटा मटेरियल जो है वाच ग्लास में क्या हो रहा है, गिर रहा है, उसी क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग दिखा दीजिएगा। योग इसलिए बनाए हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है और ये क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। ठीक है, ये फिगर का नाम छोड़ देगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को भरने के लिए आता है। अगर इसका इक्वेशन पूछा तो वर्ड में भी है और केमिकल रिएक्शन में भी। देखिए वर्ड में कैसे लिखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वाच ग्लास। वाच ग्लास में क्या कनेक्शन हो रहा था हमारा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो रहा है ना। तो इसको केमिकल रिएक्शन में लिख सकते हैं 2Mg+O2 यानी 2MgO। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, फोन हो रहा है। चलिए ठीक, नेक्स्ट फिगर और है, नेक्स्ट फिगर 1.2 है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक हमारा क्या कॉर्निक फ्लैक्स है, ठीक है, ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे देखिए ये कॉर्क है ना। इसमें डाइल्यूट किया जा रहा है किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, जिंक गर्नेक्स के साथ। ठीक है,
तो हमारा क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक। ये इसका इक्वेशन, अगर ये फिगर क्यों हम आप लोगों को सारा बताते चल रहे हैं, एनसीईआरटी वाला इसका रीजन है क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, क्या डाइल्यूट हो रहा है, तो आपको याद रखना होगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको नोट्स के साथ आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा तो आप लोगों का क्लियर रहेगा। अगर इक्वेशन पूछा तो देखिए लिख दिए, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे तो जिंक सल्फ्यूरिक बन रहा है और हाइड्रोजन गैस और हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इस तरह से फिगर 1 और फिगर 2 का आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करेंगे, कंडीशन यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या कंडीशन होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, हम लोग देखते हैं। पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट होता है चेंज इन कलर, क्या होता है चेंज इन कलर। नेक्स्ट होता है चेंज इन टेम्परेचर और नेक्स्ट होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। ये था कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम एक एक करके इसका डिफाइन करेंगे। इससे पहले एक नोट्स जो एनसीईआरटी में दिया गया है इसको लिख लीजिएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज होता है, क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज होता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में रहेगा। इसको देखिए, पोटासियम है ना, ये पोटासियम, ये सोडियम, यहाँ पर नेम लिख दिए, सोडियम पोटासियम कैल्शियम, इस तरह से इसको बोलते हैं कैल्शियम Ca को, मैग्नीशियम पूरा लिख दिए। तो इस ये रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैग्नीशियम होता है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, आयरन के बाद क्या है टीन है ना, कॉपर, पीबी मतलब लेड, पीबी मतलब लेड, यहाँ पर देखिए लिख दिए, पीबी मतलब लेड, एच मतलब हाइड्रोजन, एचजी मतलब मरकरी है ना, एक लिक्विड ऐसा पदार्थ होता है जो मेटल होता है लेकिन ये लिक्विड पदार्थ में होता है, याद रखना। एचजी मतलब मरकरी, एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। ये सब क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद रखना नोट के लिए, ठीक है। इससे बेहतरीन नोट्स कोई नहीं दे सकता पूरा यूट्यूब चैनल पर, आप लोग अच्छा से देखिए। और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, इससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग एक एक करके एवोल्यूशन को देखेंगे, मतलब एक एक कंडीशन को देखेंगे केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला है हमारा, चलिए देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद गैस का क्या होता है, बाहर निकलना होता है। देखिए जैसे केमिकल रिएक्शन विद द जिंक गरनेस एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग फार्मूला इसको लिख सकते हैं H2SO4 है ना, और डाइल्यूट ऑफ HCl यानी HCl को बोलता है हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। और जब इसको ये कैरेक्टराइज कैसा होगा, इसका एवोल्यूशन गैस कौन सा निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा अलॉन्ग विथ राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे जिंक लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, क्या बना जिंक सल्फ्यूरिक और हाइड्रोजन गैस निकला, और अराइजिन हीट, अराइजिन हीट ऊपर और डाउन इन हीट टेम्परेचर रहेगा तो नीचे वाला साइन होता है, ठीक है। ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझा रहे, जो बेसिक है वही समझते हुए चलिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। देखिए जैसे देखिए जिंक है, जिंक प्लस 2 HCl, तो ये बनेगा जिंक क्लोरीन और हाइड्रोजन देखिए यहाँ बाहर निकला। फिर मैग्नीशियम 2 HCl, ठीक है। यहाँ पे देखिए MgCl2 बनेगा और यह H हाइड्रोजन बनेगा, ये क्या राइजिंग टेम्परेचर हो जाएगा। ये था आप लोगों का एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस कहने का मतलब होता है गैस का बाहर निकलना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, उसी में एक थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा या डैश दे के लिखिएगा, केमिकल रिएक्शन बिटवीन आप सोडियम कार्बोनेट के साथ करेंगे, ठीक है, और डाइल्यूट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, क्या करेंगे, तो इसमें क्या बनेगा हमारा, कौन सा एवोल्यूशन गैस होगा, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वहाँ पर क्या हो रहा था हाइड्रोजन हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, और वाटर भी निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, जिस तरह देखिए सोडियम कार्बोनेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको करवा रहे थे हमारा, देखिए सोडियम सल्फेट और वाटर निकल रहा है, और क्या निकल रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। नेक्स्ट देखिए सोडियम कार्बोनेट है तो यहाँ HCl है, तो यहाँ पर कौन सा हमारा गैस निकल रहा है, सोडियम कार्बोनेट ही निकल रहा है, मतलब यहाँ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रहा है, आप लोग याद रखिए। ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं PPT है ना। देखते हैं आगे चलेंगे। इट इज अ सॉलिड इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट, क्या होता है, इट इज सॉलिड इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट दैट सेपरेट आउट फ्रॉम सॉल्यूशन इन अ रिएक्शन। इन अ रिएक्शन के साथ क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। रिएक्शन लेंगे बिटवीन पोटासियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट को, है ना। कैरेक्टर वाइज क्या फॉर्मेशन बनेगा, येलो PPT, ठीक है, PPT बनेगा, यानी इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम लोग बोलते हैं PPT, ठीक है। ये लेड आयोडाइड के साथ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ये क्या लिए, पोटासियम लिए है ना, पोटासियम यहाँ पे ले लिए है ना,
पोटासियम आयोडाइड, और यहाँ पर ले लिए लेड नाइट्रेट, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ये जो लेड नाइट्रेट यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसका है, यहाँ इसको बोलते हैं पोटासियम आयोडाइड। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, येलो पीपीटी बनेगा, लेड येलो आयोडाइड बनेगा हमारा। ठीक है, याद रखना ये एक्वा था हमारा सॉलिड और एक्वा में बनेगा। एक्वा मतलब वाटर है ना, लिक्विड पदार्थ में बनेगा। ठीक है ना, सॉलिड मतलब सॉलिड पदार्थ, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरेनियम क्लोराइड के साथ करेंगे, किसके साथ, बेरेनियम क्लोराइड के साथ करेंगे, तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये कौन सा फॉर्मेशन बनेगा, व्हाइट पीपीटी। यहाँ येलो पीपीटी बन रहा था, यहाँ क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगा। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि व्हाइट पीपीटी कब बनता है, येलो पीपीटी कब बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिए, बेरेनियम क्लोराइड लिए यानी BaCl लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, तो क्या बना, यहाँ पे देखिए व्हाइट पीपीटी बना, माने BaSO4HCl बना। ठीक है, ये था हमारा सेकंड। थर्ड देखेंगे हम लोग चेंज इन कलर, क्या देखेंगे, चेंज इन कलर। देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड, कौन सा, सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटासियम पर मैग्नेट सोल्यूशन इन कैरेक्टराइज चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल कलरलेस। ये क्या होगा, पर्पल कलरलेस, पर्पल से ये कलरलेस बन जाएगा। ठीक है, चल देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन के साथ, है ना। चलिए, रिएक्शन बिटवीन द सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड एंड एसिड फीड पोटासियम डाइकार्बोनेट इज कैरेक्टर बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ये क्या बन जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन बनेगा। वहाँ पर क्या बना था, पर्पल से कलरलेस बन रहा था, यहाँ ऑरेंज से क्या हो जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। ये दो पॉइंट आप लोगों को याद रखना। अब देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के अनुसार हम देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर केमिकल कैन बी क्लासिफिकेशन, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक एक्जोथर्मिक एक होता है, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक कहने का मतलब साफ साफ समझ सकते हैं, हीट का बाहर निकलना। एक्जो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब हीट का अंदर आना, एब्जॉर्ब करना। एक्जो मतलब बाहर निकलना, यानी एवोलोड करना मतलब बाहर निकलना, और एंडो मतलब क्या होता है, हीट का अंदर आना, एब्जॉर्ब करना, है ना। तो चलिए हम एक एक रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, देखिए, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्यूड इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक, मतलब हीट का बाहर निकलना, इसको क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक कहेंगे। इससे ले सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल, कि केमिकल रिएक्शन क्विक लेम एंड वाटर और टू फ्रॉम स्लैक लेम और क्विक लेम इज द कैरेक्टर बाय द टेम्परेचर। अब देखिए क्विक लेम किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं क्विक लेम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं सेलेक्ट लेम। याद रखना, यहाँ पे देखिए हम लिख दिए कैल्शियम डाइऑक्साइड, ठीक है, और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये याद रखना है कि किसको किसको बोलते हैं, डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ इसको बोलते हैं डाइऑक्साइड। ठीक है, तो Ca मतलब कैल्शियम डाइऑक्साइड, है ना, याद रखना, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हीट बाहर निकलेगा। तो ये वाला प्रॉपर्टी याद रखना। एक्जोथर्मी मतलब हीट का क्या होना, देखिए यहाँ हीट बाहर निकल रहा है ना, हीट बाहर निकल रहा है ना, मतलब हीट का बाहर निकलना। ओके, डन। नेक्स्ट तो और एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह देखिए जिंक सल्फ्यूरिक एसिड लिए, तो यहाँ पर देखिए जिंक सल्फ्यूरिक बना, ZnSO4 और हाइड्रोजन बना, और हीट का बाहर निकला, मतलब एक्जोथर्मिक हो रहा है। ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्जोथर्मिक, और से रिएक्शन है जिसमें एक्जोथर्मिक होता है। जिस तरह देखिए 2 Mg लिए, O2 लिए, यानी ऑक्सीजन लिए, क्या बना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हीट का क्या हो, बाहर निकला। ये हीट का बाहर निकलना क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक कहते हैं। जिस तरह देखिए CH4 यानी मीथेन लिए और ऑक्सीजन लिए, तो ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बाहर निकला, है ना, देख सकते हैं। और नोट कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, इसका डिफिनेशन भी लिखवाएंगे। पहले इसका एक प्रोसेस, इसका एक केमिकल रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो देखिए कार्बन का 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6, और यहाँ पर हो गया, इसको फिर इसको मिला बन जाएगा ये, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और हीट का बाहर निकलना बनेगा, हीट H2, यहाँ देखिए वाटर H2। अब इसको बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस कर देंगे, तो अब बैलेंस करने भी आगे सिखाएंगे। ठीक है, ये था हमारा, यार इसको रट ही लेना, इस केमिकल रिएक्शन को, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंसाइडर्ड ऑफ द एक्जोथर्मिक, जो हम लोग सांस लेते हैं ये क्यों एक्जोथर्मिक हो जाता है, रिएक्शन एक्जोथर्मिक के अंदर क्यों आता है, क्योंकि ये देखिए ग्लूकोज है ना, जब ऑक्सीजन के साथ टूटता है हमारा हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, इसलिए हीट का बाहर निकलना ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक। ये रफली समझ लीजिए। अब इसका डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, देखिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज ऑब्टेन एज अ रिजल्ट, है ना, ग्लूकोज है ना, देख ली, और डाइजेशन इन आवर बॉडी, हमारा डाइजेशन हो जाता है, ठीक जाता है, अंडर गैस गोज स्लो कम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सेल, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी विच हेल्प इन द फंक्शंस, ठीक है,
ठीक है। और आवर सेल्स, हमारा सेल के साथ क्या होता है, फंक्शनिंग हो जाता है, ठीक है। फंक्शनिंग, फंक्शन बोल दिए होंगे, फंक्शनिंग मतलब होता है मिल जाता है। तो फिर एंड बॉडीज हीट डज इट कंसाइडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को आप लोग देख सकते हैं। देखिए रिएक्शन को अभी जस्ट अब आप लोगों को दिखाए थे C6H12O6 है ना, फिर ये टूट के ये हीट के बाहर निकल, हीट के बाहर निकलना ही हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। लास्ट में आप लोग रिएक्शन को भी लास्ट में क्या करिएगा, आप लोग दिखा दीजिएगा अच्छा मार्क्स के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट का एब्जॉर्ब करना। देखिए केमिकल रिएक्शन इन विच होगा यहाँ पर, ठीक है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, विच होगा WICH, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, मतलब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसमें समझ सकते हैं एग्जांपल लेके, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड एट अ वेरी टेम्परेचर एट अबाउट अब इतना डिग्री सेल्सियस पे दे कंबाइन फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये क्या रहता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यहाँ देखिए हीट ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ये देखिए क्या लिए, नाइट्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, हीट दिए, तो ये क्या बन गया मेरा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, है ना। हीट को एब्जॉर्ब करना ही हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक और इक्वेशन ले सकते हैं जिस तरह से देखिए, कैल्शियम रिएक्शन बिटवीन बेरेनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फ्रॉम बेरेनियम क्लोराइड अमोनियम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज बाय फेल इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर भी देखिए हीट ले रहे हैं ना, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ ले सकते हैं BaSOH यानी ये, और NH और यहाँ पे ले सकते हैं Cl2, ठीक है, NH4Cl2। तो यहाँ देखिए हीट एब्जॉर्ब किए, फिर हमारा देखिए ये हमारा हीट का क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, हीट डिक्रीज हो रहा है, यानी हीट का डिक्रीज करना एंडोथर्मिक, और हीट का टेम्परेचर बढ़ना हम लोग क्या बोलते थे, एक्सोथर्मिक बोलते थे। यानी हीट का एब्जॉर्ब करना एंडोथर्मिक, हीट को इनोवल करना यानी रिमूव करना, एक्सो करना, बाहर करना, मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कि ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इन एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मिक कहने का मतलब होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब आपसे पूछेगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका केमिकल रिएक्शन पूछेगा, तो देखिए याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिएगा और वाटर लीजिएगा, इसको सनलाइट में फोटोसिंथेसिस कराएगा तो क्या बने, ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो याद रखना है, ठीक है। और ये इसका उल्टा जो करते थे हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसका जस्ट अपोजिट करते थे, ये इधर रहता था, ये अपोजिट होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, अभी हम लोग बोलते थे रेस्पिरेशन, और इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, यानी ये प्लांट में होता है तो हम इसको बोलते हैं सनलाइट के उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहने का मतलब देखिए, वाटर को तोड़ना, तो वाटर को इलेक्ट्रो करंट देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट क्या है, चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट कहने का मतलब होता है इसको क्या कह सकते हैं, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज बाय चेंज इन फिजिकल स्टेट। क्या होगा, ये फिजिकल स्टेट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना, फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड, ये सॉलिड से लिक्विड, जैसे कैंडल है इसको कॉम्बिनेशन कीजिए, ये मोल्टेन वैक्स में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कैंडल को जलाइए वो लिक्विड पदार्थ में चेंज हो जाता है, सॉलिड से क्या होता है, लिक्विड में चेंज होना, इसलिए बोलते हैं इसका फिजिकल स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, केमिकल रिएक्शन कैरेक्टराइज बाय मोर वन चेंज, मतलब मोर देन वन चेंज, केमिकल रिएक्शन एक बार में एक ही चेंज कर सकता है। देखिए जिस तरह से देखिए, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटासियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज बाय फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी सॉलिड। क्या बनेगा, पीपीटी सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट, आपको बता दिए हैं। एज वेल एज चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो, ये कलरलेस से क्या हो जाएगा, येलो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कलरलेस था, ये क्या बन गया, येलो बन गया, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल रिएक्शन between zinc garnets and sulfuric acid is characterized by evolution of hydrogen gas as well as in temperature। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए जिंक था, सल्फ्यूरिक एसिड था, है ना, तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, जिंक सल्फ्यूरिक और यह क्या बना, हाइड्रोजन, हीट निकला, है ना, तो हीट निकलना मतलब एक्सोथर्मिक हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग चलेंगे केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज शॉर्ट एंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। हम लोग जो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सैम्बल एंड केमिकल फार्मूला फॉर द सब्सटेंस इज इन्वॉल्व इन इट, मतलब जिसको हम लोग सब्सटेंस, केमिकल फार्मूला
सैम्बल के साथ दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसको अनदर इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सैम्बल्स एंड फार्मूला विथ मेंटेन फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल स्टेट के साथ क्या करते हैं, मेंटेन करते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब चलते हैं कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के कितना कैटेगरी होता है, 2 कैटेगरी होता है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसी को बोलते हैं सैकेल्ट केमिकल इक्वेशन, कहीं कहीं बुक में लिखा है स्केलेट केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग देखेंगे बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए, द मेथड ऑफ इक्वेटिंग द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन एलिमेंट एंड बोथ साइड द केमिकल इक्वेशन, मतलब दोनों साइड इसका क्या होगा, एलिमेंट जो होगा, एटम जो होगा बराबर होगा। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन था तो 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2, इसी को बोलते हैं हम लोग बैलेंस इक्वेशन, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अनबैलेंस इक्वेशन उसको बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नीड टू बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार इसको हम सेटिस्फाई करते हैं ऑफ मास विच द स्टेट दैट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब इसको केमिकल रिएक्शन के अनुसार इसको इक्वल करते हैं, यानी इक्वल करने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब मास याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के साथ ही हम इसको अनबैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इधर 2 था, इधर 2 था, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 हो गए, तो ये अनइक्वल हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको इक्वल करेंगे तो इसको हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं, नोट्स में थोड़ा देख सकते हैं हम लोग। एक ले लिए आयरन हैज़ अ 2 वैलेंसी, मतलब चेक करने की कोशिश की, आयरन का 2 वैलेंसी ले लिए और 3 ले लिए। देखिए ऑक्साइड ऑफ आयरन विथ वैलेंसी 2 इज कॉल्ड आयरन 2 ऑक्साइड ऑफ और फेरियस ऑक्साइड। देखिए यहाँ ले लिए आयरन का 2 लिए, ऑक्सीजन का 2 लिए, तो क्या बना, फेरियस ऑक्साइड बन गया ना। ये याद रखना कि जब 2 बराबर रहेगा तो फेरियस ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड ऑफ आयरन विद वैलेंसी 3, जब ऑक्साइड के वैलेंसी 3 लेते हैं, आयरन का 2 लेते हैं, तो ऑक्साइड इज फॉर्म फेरियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, वहाँ बनेगा। यहाँ देखिए इसका 3 ये चेंज हो जाता है ना, ये चेंज हो जाता है, वहाँ पर 3 से चेंज हो, वहाँ 2 था, क्या हो रहा था, कट जा रहा था, यहाँ पर 3 यहाँ तो Fe2O3 हो जाता है ना। उसी तरह कॉपर में भी ले सकते हैं कि वैलेंसी एज अ 2, वैलेंसी 1 और 2 लीजिए, तो 1 और 2 लीजिएगा तो देखिए ऑक्साइड ऑफ कॉपर विद वैलेंसी, यानी सब वैलेंसी पर ही खेल होता है, इज 2 कॉल्ड कॉपर 2 और कॉपरिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, देखिए ये कॉपरिक या कॉपराइज ऑक्साइड बन जाता है ना। देखिए CuO, ये इसका 2 इसका 1, तो ये Cu2O बन जाता है, कॉपरक्स यानी कॉपरिक या कॉपरस ऑक्साइड बन जाता है ना, बन जाता है। उसी तरह इसका एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए, वैलेंसी का यूज के लिए, अगर देखिए अगर इसका हम 2 वैलेंसी लिए, किसका, कॉपर विद वैलेंसी 2 इज कॉल्ड कॉपर 2 ऑक्साइड, ये कॉप्यूरिक ऑक्साइड भी बन जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा, ये क्या बन गया, कॉपरिक। अलग अलग लेंगे तो अलग बनेगा, सेम लेंगे वैलेंसी तो सेम क्या होगा, सेम आइटम बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, आई डू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन नीड टू बैलेंस टू इन ऑर्डर सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कारण विच स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना हम लोग कोई किसी का मास को ना भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको बर्बाद यानी डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अनुसार हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, हम आप लोगों को बताएंगे। पहला था कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन, दूसरा था डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन। इसी के दोनों को मिला करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन इन द विच 2 और मोर सब्सटेंस, कितना 2 और मोर सब्सटेंस रहेगा, कंबाइन गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। जब सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो इसको बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए सी लिए, ऑक्सीजन लिए, क्या बना, CO2 बना, है ना। चलिए नेक्स्ट, कम्बिनेशन रिएक्शन के देखिए, जब बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ देखिए सी लिए, मतलब सी लिए, O2 लिए, तो यहाँ क्या बना, CO2 बना, है ना। देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिए, H2 और O2, तो ये वाटर बना, एक कंपाउंड बना ना, इसको बोलेंगे कम्बिनेशन। मतलब 2 कंपाउंड से एक कंपाउंड बना, जैसे Mg मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन थे, 2 से 1 बना, इसको बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, 2 से 1 बनना। आयरन लिए और सल्फर लिए, तो क्या बना, सल्फेट बना, है ना, आयरन सल्फेट बना, है ना, याद रखना है। FeS बनाना, Fe लिए, S लिए, तो FeS बना। नेक्स्ट लिए ये क्या लिए, हाइड्रोजन लिए और रिएक्ट करे क्लोरीन के साथ, तो क्या बना, HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो ये 2 कंपाउंड से एक कंपाउंड बनेगा, तो इसको बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट
कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है हमेशा कितने कंपाउंड के बीच में होता है, दो कंपाउंड के बीच में होता है। देख सकते हैं जिस तरह देखिए कैल्शियम ऑक्साइड लेमन और क्विक लेमन रिएक्ट विथ वेरगियल्स विथ वाटर फ्रॉम द कैल्शियम डाइऑक्साइड, मतलब ये हमेशा दो कंपाउंड के बीच में होता है। जैसे क्विक लेम है ना, आपको बताए होंगे, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये यहाँ पे लिए ये डाइऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। वाटर के साथ करेंगे तो हीट का क्या करेगा, बाहर निकालना है ना हमेशा, मतलब दो कंपाउंड से एक कंपाउंड बनना मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस तरह एल्युमिनियम को ले सकते हैं, एल्युमिनियम को कर सकते हैं रिएक्ट किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्या बनेगा, ये हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, देखिए NaHCl बन जाएगा है ना। उस तरह ले सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट विद एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, ये CO लिए CO2, ये CO2 बना, SO2 लिए O2 लिए, क्या बना SO3 बना, इसको बोलते हैं ओजोन गैस, इसी को बोलते हैं SO3 को बोलते हैं क्या बोलते हैं, ओजोन गैस, O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन गैस बोलते हैं। इस तरह से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन का ही एक फिगर है, याद रखना 1.3 आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ देगा फिल इन द ब्लैंक। देखिए एक बेकर है ना, देख लिए हम पूरा नोट्स के साथ चल रहे हैं। देखिए वाटर है, कैल्शियम डाइऑक्साइड बनता है, इसको वर्ड में लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ साइलिक लैम्प बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, किसके साथ, वाटर के साथ है ना। इक्वेशन फिर लिए कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर हीट, मतलब दो कंपाउंड से एक कंपाउंड बनना, तो इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट सेकेंड डिफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किस पे चलेंगे हम लोग अब, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए तो केमिकल रिएक्शन इज द विच अ सिंगल कंपोनेंट से दो कंपोनेंट बनना, इसी को हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिस तरह देखिए ये क्या है, फ्यूरियस सल्फेट लिए तो इसको हीट दिए तो क्या बना, फ्यूरिक ऑक्साइड, ये देखिए कितना तीन कंपाउंड में टूट गया, इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। इसी में फिगर ले सकते हैं, ठीक है। फिगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिगर को लेते हुए चलना। देखिए ये फिगर बना लेना, क्योंकि ये एग्जाम में छूट जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ये लास्ट वाला जो है एग्जाम में क्या होता है, छूट जाता है। और इसके लास्ट में इक्वेशन जो ये देखिए लिखने आता है, तो ये याद रहेगा तब ना वर्ड में करेक्ट द वाई द हीटिंग द बॉइलिंग ऑफ कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरियस सल्फेट ऑफ द स्मेलिंग ऑफ ऑर्डर। तो इसको इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। देखिए ये FeSO4, ये Fe2O3 और SO2 में और SO3 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट डीकम्पोजिशन, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप होता है। पहला होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो मतलब लाइट डीकम्पोजिशन। मतलब थर्मल कहने का मतलब होता है, देखिए थर्मल कहने का मतलब होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद रिक्वायर्ड टू हीट, मतलब इसको हीट का जरूरत होता है। डीकम्पोजिशन मतलब रिएक्शन को तोड़ने के लिए हीट का जरूरत पड़ता है, तो इसको बोलते हैं थर्मल रिएक्शन। जैसे देखिए CaCO3 लिए तो इसको हीट दिए तो क्या बना, CaOCO2, इसको बोलते हैं क्वैक लैम्प, इसको बोलते हैं लीम स्टोन है ना। तो इसको लिए तो ये टूट गया, किसमें, क्वैक लैम्प में, और किसमें, CO2 में है ना। तो उसी तरह देखिए जब हीट डेल्टा कहने का मतलब होता है कम हीट लेना, और ये बड़ा डेल्टा कहने का मतलब होता है ज़्यादा हीट लेना है ना, इसको डेल्टा कहते हैं, याद रखना, ठीक है। हीट को डेल्टा से हम लोग दिखा सकते हैं। याद देखिए KClO3 लिए, यानी पोटासियम क्लोरेट लिए, हमारा देखिए KCl और ऑक्सीजन क्या है, टूट गया हीट के जरिए, इसी को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए और एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए 2FeSO4 लिए, इसको हीट दिए तो क्या बना, Fe2O3 है ना, और SO2 और SO3 में यानी सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, मतलब O3 मतलब ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। तो लेड लिए, लेड नाइट्रेट लिए तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड और NO2 और O2 में क्या हुआ, टूट गया। याद रखना ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको याद रखिएगा, ये फिगर को छोड़ते हुए नहीं जाना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को दे देगा, और लास्ट में ये इक्वेशन ध्यान दीजिए, हीटिंग ऑफ द लीड नाइट्रेट एंड इमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये याद रखना। ये जैसे PB नाइट्रेट लिए थे ना, ये PB ऑक्साइड और NO2 और ऑक्सीजन में टूट जाता है, तो इसको याद रखना है ना, नाइट्रेट ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है, याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये था हमारा थर्मल से था ना डिकम्पोजिशन। अब देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस होता है, वहाँ पर थर्मल में क्या था, हीट प्रेजेंस था ना। यहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन द वाटर, जब वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट, तो ये क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है ना। देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस में मेल्टेन और सोडियम क्लोराइड लेंगे एलेक्स के साथ, ये देखिए NaCl को इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो Na सोडियम और क्लोराइड
क्लोराइड में क्या होता है, चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए इसको वर्ड में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मेल्टन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, दिस रिएक्शन यूज द ऑब्टेन एल्युमिनियम फ्रॉम, और मतलब ये Al2O3 ये लिक्विड था, इसको करेंट दिए थे, ये AlO2 में क्या कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं करेंट के साथ टूटना, करेंट के प्रेजेंस में टूटना तो इलेक्ट्रोलाइटिस, और हीट के साथ टूटना तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल, है ना। चलिए इसका एक फिगर है, देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर जो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस वाला जो है ना, ये एनोड और कैथोड, ये एग्जाम में पूछ देता है कि प्लस माइनस टर्म को क्या बोलते हैं, कैथोड, और ये प्लस टर्म को, है ना, ये याद रखना, ये टर्म, ये दोनों एनोड और कैथोड याद रखना, है ना। ये फिगर में सबसे ज़्यादा है एनोड और कैथोड, ये इससे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एनोड कैथोड किसको बोलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए नेक्स्ट, है ना, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का फिगर है, देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, तो यानी लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा किसके रिक्वायरमेंट, लाइट की, यानी एनर्जी, सनलाइट, बल्ब, इसके रिक्वायर में होगा, तो हमको इसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी लाइट डिकम्पोजिशन। देखिए एग्जांपल में से सिल्वर क्लोराइड लिए, देखिए ना, सिल्वर क्लोराइड, इसको लाइट दिए थी, ये क्या है, सिल्वर में यानी Ag में, और क्लोराइड में क्या है, यानी क्या हुआ, टूट गया, तो इसी लाइट के प्रेजेंस में, इसी को बोलेंगे लाइट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहने का मतलब होता है एक कंपाउंड से दो कंपाउंड बनाना, कॉम्बिनेशन मतलब दो कंपाउंड से एक कंपाउंड बनाना, ये छोटा छोटा बात को याद रखना। उसी तरह देखिए सिल्वर ब्रोमाइड को लिए, ये सिल्वर और क्या ब्रोमियम में क्या हो गया, टूट गया, ये याद रखिएगा। इसका यूजेस क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन का याद रखिएगा। बोथ ऑफ द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन लाइट रिएक्शन को क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट फिगर 1.7 है ना, देखिए इस तरह से सनलाइट वाला होगा, ये एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो इक्वेशन याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, 2AgCl, सनलाइट में 2AgCl में टूट जाता है ना। अब देखेंगे हम लोग यूजेज ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या यूजेज है, पढ़ लीजिए एक बार, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ द क्विक लैम्प एंड वाटर टू फ्रॉम स्लैक लैम्प is used in white rusting slack lamp obtained in the above reaction mixed with the more water is applied on the walls and ceiling of a room where they react with carbon dioxide of air in the form of CaO3 giving light and shining operate to the walls। मतलब आप इसको इक्वेशन से समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ CaO3 लिए, CaO लिए, है ना, और H2O मतलब वाटर लिए, तो ये क्या CaOH यानी सैल्क लैम्प यहाँ पर लिए ना, या लिमेन स्टोन लिए थे ना, तो ये क्या हुआ, वाटर लिक्विड में क्या होता है, टूट जाता है ना। जैसे CaOH यानी लाइम वाटर लिए, ये क्या हुआ, CaO3 में क्या होता है, टूट जाता है। ये याद रखना है, ये यूजेज है। और यूजेज और देख लीजिए, और है कम्बिनेशन रिएक्शन का, कि कम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज यूज इन द प्रीसिपिटेड, यहाँ पर छूट गया है, precipitate of hydrochloride acid, hydrogen chloric acid on dissolving, क्या है, dissolving in water, मतलब वाटर में जब मिल जाता है, आयरन सल्फेट यूज इन साइंस लैब in is actually containing molecules of water crystallization which impact green color, कौन सा, green color, है ना, to it, but on heating it's lose the water molecules, क्या है, water molecules to form anhydrous iron sulfate which is white in color, है ना, white in color। on further heating it decompose to give फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, यानी सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। ये था आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या था, यूजेज, क्या था, यूजेज। आप लोगों को यूजेज आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कह सकते हैं, तो इसलिए लिखेंगे यस ऑल डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक, जितने भी एक डिकम्पोजिशन वो एंडोथर्मिक होते हैं, बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। मतलब एंडोथर्मिक में भी क्या होता है, ब्रेक करते हैं, डिकम्पोजिशन में भी क्या होता है, ब्रेक करके दो कंपाउंड बनाते हैं ना, बॉन्ड्स विच रिक्वायर द एनर्जी, हमको एनर्जी के लिए, ड्यू टू दिस
डिकम्पोजिशन आर जनरली एंडोथर्मिक, इसलिए जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा सब जनरली क्या होगा, एंडोथर्मिक नेचर के ही होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे FeSO4 लिए, ये देखिए Fe2O3 में टूट गया और SO2 में और SO3 में भी टूट गया, मतलब एक कंपाउंड से 2-3 कंपाउंड बनना, यानी 2 कंपाउंड बना कम से कम, इसे बोलते हैं डिकम्पोज, और एंडोथर्मिक में भी यही होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए कि केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्ले द लेस रिएक्टिवली एलिमेंट फ्रॉम द ईस्ट कंपाउंड, मतलब जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को क्या करता है, बाहर कर दे। जैसे यहाँ देखिए जिंक था है, और ये क्या था, Cu और SO4 था ना। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को याद रखना है, देखिए Cu कम पावरफुल था, आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये मान लीजिए घर का बेटा, दो बेटा, ठीक है, ये कम पैसा कमाता है, ये ज़्यादा पैसा कमाता है, ये आपका पेरेंट्स मान लीजिए जिंक, तो आपका पता है पेरेंट्स जो है ना जिंक हमेशा ज़्यादा पैसा कमाने वाला पास जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा पैसा वाला और बाहर वाला को फेंक दिया बाहर। तो इस तरह से आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए Fe तो Cu, यहाँ देखिए CuSO4 Cu को बाहर कर दे रहा है ना, जो कम पावरफुल है इसको बाहर कर दे रहा है। आप लोग इसको देख के लिख लीजिएगा, नोट कर में लिख लीजिए कि Fe2O3 जो है Al, इसको भी देखिए Al2 और O3, यहाँ पे Fe को क्या कर दे रहा है, आयरन को क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे, क्योंकि ये कम रिएक्टिविटी है ना, कम रिएक्टिविटी एलिमेंट है। आपको रिएक्टिविटी एलिमेंट आप लोगों को याद करवाए थे शुरू में, रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए याद करवाए थे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। आगे चलिए और यूज होगा उसका, है ना, चलिए उसको याद कर लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज को शुरू में ही बताए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, तो दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यू टू विच आयरन ऑब्टेन्ड इज द मेल्टन स्टेट, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर 2 डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड बाय एन एक्सचेंज आयन्स बिटवीन देन टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड, मतलब न्यू कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, वहाँ पर 1 कंपाउंड बन रहा था, यहाँ पर 2 कंपाउंड बनेगा। देखिए AgNO3, यहाँ पर देखिए दोनों के साथ होगा, देखिए AgNO3 NaCl, देखिए Ag जो था Cl के साथ चल गया, NO3 Na, अलग अलग हो गया, ये इसका और इसका अलग अलग, देख लीजिए आप लोग, अलग अलग जोड़ा बन जाएगा, इधर का इधर, इधर का इधर, यहाँ 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए CuSO4, एक ले लेते एग्जाम्पल, देखिए यहाँ देखिए क्या हो गया, Cu जो है यहाँ S के साथ चल गया और SO4 H2SO4 के साथ चल गया, इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग चलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो 5वां नंबर का रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए क्या है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन अक्यूज सिमिटेंशनली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए H2O, सॉरी, ठीक है, CuH2O, यहाँ देखिए CuO इधर लग गया, H2। अब पहले जान लेंगे कि ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तब हम लोगों का रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, समझिए ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहने का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजेशन। देखिए यहाँ CO2, यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए CuO2, यहाँ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, वो इसे एक साथ कंपाउंड में, तो इसलिए कहेंगे इसको ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। रिडक्शन में क्या होगा कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन हटेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए एक ही में हम 2 एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए H2 के साथ है ना ऑक्सीजन ऐड हुआ, हमको क्या किया, ऑक्सीडाइजेशन। यहाँ देखिए CO2 के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। मतलब कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडाइजेशन, और हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का हटना जस्ट अपोजिट, क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। मतलब सम एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह देखिए Cu है ना, H2, ये सेम एग्जांपल था, हट के ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल है जो आप लोग NCERT बेस्ड एग्जांपल है, ले सकते हैं। देखिए जिंक के साथ, यहाँ पे देखिए तो जिंक के साथ यहाँ ऑक्सीजन हट गया और यहाँ ऑक्सीजन था तो हट गया, तो यहाँ पे दोनों एक ही साथ रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ये दोनों में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट,
पड़ेगा 1.10। देखिए ये फिगर है, आप लोग को याद रखना होगा, ये फिगर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका रिएक्शन आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड CuOH2, हीट के साथ ये टूट जाता है, Cu और H2 है ना, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अराइवल ऑक्सीडाइजेशन। अराइवल ऑक्सीडाइजेशन कहने का मतलब ऑक्सीडाइजेशन caused by the oxygen of the air is known as अराइवल ऑक्सीडाइजेशन, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। और आगे देखिए, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ, 2 पॉइंट और छूटता है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? कॉरिजन। कॉरिजन मतलब क्या होता है? जिस तरह देखिए, द स्लो ऑफ ग्रेजुअल ईटिंग ऑफ मेटल बाय द मॉइस्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द नॉन एज कॉरिजन। मतलब आप देखिए, जब आपका जो हम लोग का ये मेटल जो होता है, अलग सा मेटल, जैसे कि आयरन के साथ होता है तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, आयरन में जो लग जाता है उसी को रस्टिंग बोलते हैं। और दूसरा मैटर में जो मेटल में लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉरिजन बोलेंगे। जिस तरह देखिए, द डैमेज इफेक्ट द अराइवल ऑक्सीडाइजेशन मेटल इन द नॉन एज कॉरिजन, ठीक है, ठीक है। और उस तरह रस्टिंग मतलब कहने का मतलब जो आयरन में क्या लगना, दूसरा पदार्थ लग जाता है तो उसे क्या पता है रस्टिंग करती है। ये एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। लंबा क्लास जा रहा है, इसलिए थोड़ा आप लोग नोट्स देने की कोशिश करें NCERT बेस, और थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करें, समझ लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रिवेशन फ्रॉम कॉरिजन रस्टिंग। मतलब कहने का मतलब है कि कॉरिजन से हम लोग कोई भी मेटल को किस तरह से बचा सकते हैं। पहला देखिए, बाय पेंटिंग, हम लोग क्या पेंट के द्वारा बचा सकते हैं। दूसरा, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, ऑयल और ग्रीस अप्लाई करेंगे तो तब भी बचाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, डिकम्पोजिशन थिन लेयर और जिंक मेटल ऑन आयरन, आयरन में जिंक मेटल लगाएंगे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अब लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, रेंडिसिटी। क्या है रेंडिसिटी? कहने का मतलब होता है द डैमेज इफेक्ट ऑफ क्रियल ऑक्सीडाइजेशन ऑन द फूड कंटेनिंग। मतलब फूड कंटेनिंग जो होगा उसमें अगर ऑक्सीडाइजेशन ऑयल एंड फैट इज नॉन एज रेंडिसिटी ऑफ फूड। मतलब हम लोग जो उसमें ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, डैमेज हो जाता है, फूड का डैमेज हो जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंडिसिटी, है ना। और मेटल को डैमेज हो जाना तो एक कॉरिजन होता है, और आयरन का डैमेज होना क्या होता है? रस्टिंग होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टराइज ऑफ रैंसिड फूड। मतलब फूड खराब कैसे हो गया, इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने का तरीका है कि रैंसिड फूड हैव अनप्लेसेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब इसका खराब स्मेल आ जाएगा और टेस्ट भी खराब हो जाएगा, तो हम इसलिए कहेंगे रैंसिड हो गया फूड, मतलब फूड रैंसिसिटी हो गया है, फूड खराब हो चुका है। अब बताएंगे इसका बचाने का तरीका, द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ रैंसिटी ऑफ फूड। फूड किस तरह से हम बचा सकते हैं? तो देखिए, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट जो होता है उसको ऐड कर देंगे। जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो वो सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीडाइजेशन से बचाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे मेटल को, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड, मतलब फूड में एंटीऑक्साइड को हम लोग क्या कर देंगे? एंटीऑक्सीडेंट को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, जैसे कि BHA, तो BH में ये ऐड कर देंगे और BHT में ये ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के साथ इसको हम क्या करेंगे? पैक करेंगे तो हमारा फूड क्या होगा? बच जाएगा। नाइट्रोजन देखिए, कुरकुरे का लेज या लेज के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि वो बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं, फूड खराब ना हो सके, है ना। बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, या बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर वाले कंटेनर में रख देंगे, या बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम लाइट, इसको लाइट से दूर रखेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? फूड को बचा सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिंग ऑफ रेंसिसिटी, मतलब फूड को बचाना। फूड को किस तरह से बचा सकते हैं ये आप लोगों को तरीका बता चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लास का नोट्स क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहीं तक था NCERT में नोट्स। अब चलते NCERT में क्या क्या इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हम लोग इतना पढ़े, एक जगह पर लिख के दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए, चलिए नेक्स्ट, जितना भी हम आप लोगों को केमिकल इक्वेशन पढ़ाएं पूरा चैप्टर में, उसको हम एक जगह पर लिखे हैं। टोटल आप लोगों को 24 इक्वेशन पढ़ना है, इसको हम एक जगह पर लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए, Mg था, ऑक्सीजन के साथ MgO बन गया, है ना। तो जिंक था, मतलब Zn2SO4 था, तो क्या बना? Zn SO4H2 बना, है ना। ये याद रखिएगा। ये पूरा 24 है, देख सकते हैं। जिस तरह से देखिए, आयरन था, ये वाटर के साथ, फिर Fe3O4 और 4H2, है ना। इस तरह
तरह से पूरा देखिए 24 केमिकल रिएक्शन है, इसको एक जगह पर लिख दिए हैं, जितना पूरा चैप्टर में पढ़ाएं एक जगह पर लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, पूरा देख लीजिए, पूरा लिख लीजिएगा एक जगह पे, आप लोगों को याद करने में ईजी होगा, इसी से आएगा एग्जाम में, ठीक है, CBSE हो या जैक हो, कोई भी बोर्ड हो, है ना, एक जगह पे, इस तरह से कोई नहीं बताया हुआ। 24 पूरा और दिखाते हैं नेक्स्ट, पूरा एक एक करके जितना भी था पूरा हम लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक जगह पर लिखने के बाद आपका चैप्टर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है। अब हम आप लोगों को इनसाइड क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन का भी नोट्स आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग इनसाइड क्वेश्चन पहले देखते हैं। इनसाइड क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल, जो हमारे केमिकल रिएक्शन है इसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को H होता है, ये इक्वेशन है, मतलब इसको करना है, आप लोग खुद से कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। नोट्स आप लोगों को हम दे रहे हैं ना, देख लीजिए, है ना, बहुत लंबा क्लासेस चल गया है, देख लीजिए, है ना, इसको कर लीजिएगा, है ना, पूरी तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट लीजिए, पूरा एकदम एक एक करके आप लोग लिख लीजिए, है ना, इससे ज़्यादा अगर आप लोगों को नहीं आएगा, देख लीजिए, चलिए पूरा लिख लीजिए, पूरा देख लीजिए, है ना, पूरा एक एक करके है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूरा ये पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, पूरा एक्सरसाइज का पूरा पहले तो ये मतलब अंदर का क्वेश्चन है, देख लीजिए पूरा, है ना, यहाँ तक 5 नंबर तक, है ना, 5 नंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अब एक्सरसाइज जो लास्ट में रहता है उसका पूरा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन, एक भी मिस नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, और सारे को नोट्स करके रखना है, ठीक है। नोट्स पूरा बताए हैं, पूरा NCERT कवर कर रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट कर लीजिए, है ना, इसको भी पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट पूरा करना है ना, पूरा, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, नोट कर लेना, पूरा नोट कर लेना, देख लीजिए, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप लोगों को पूरा चैप्टर समझा चुके हैं, ठीक है, नोट से, है ना, देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पूरा, चलिए ठीक है, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग रहिए इस चैनल पर बने हुए रहिए। चलिए देखिए और नेक्स्ट पूरा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आप चाहते हैं पूरा क्वेश्चन आप लोगों को हम दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देख लीजिए, देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पूरा सोल्यूशन देंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट, पूरा इसी तरह केमिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री में, बायो में, साइंस का पूरा देंगे, मैथ का पूरा देंगे, आप लोग इस चैनल पर बने रहे। CBSE वाले न्यू सिलेबस में भी रह सकते हैं ना, नीट एंड क्लीन नोट्स देंगे। चलिए देखिए, बार बार समझाने के लिए बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ नोट्स दे रहे हैं, तो पूरा समझाया हुआ है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है, क्वेश्चन है बाहर में, तो इसलिए हम फिर बना दे रहे हैं ना। चलिए देखिए, वाइज रेस्पिरेशन, इसको पूरा नोट करना है ना, पूरा यहाँ तक नोट करना है, नोट कर लीजिए, पॉज करके पूरा एक एक करके नोट कर लीजिए, पूरा नोट करना है ना, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, एक भी नहीं छोड़ना, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा समझा चुके हैं, ये पूरा एक एक समझा चुके हैं, इसीलिए हम खाली लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए, है ना, देखिए अगर आप लोगों को याद थोड़ा सा देख लीजिए, अगर इस टाइप से अगर रहेगा बिटवीन लिखने के लिए रहेगा तो पहले डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आपको समझा दिए, इसका एक वैसे पहले डिफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद लास्ट में देखिए क्या करना है, लास्ट में आप लोग एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिए, इस तरह से आप लोगों को 2 मार्क्स का रहता है, मिल जाएगा, है ना, ठीक है। देख लीजिए पूरा नोट्स पूरा कवर करेंगे NCERT, ठीक है, सब्जेक्ट का, इसलिए चैनल पर बने हुए अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। CBSE जैक जो भी है, आप लोग जितने NCERT पढ़ने चाहते हैं सभी को, स्टूडेंट को देखिए, इससे बेहतरीन नोट्स नहीं हो सकता है ना। देख लीजिए पूरा, देख लीजिए, है ना, पूरा पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, पूरा एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना। NCERT पूरा पढ़ के जाइए, इससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पूरा लिख लीजिए, वाई टू अप्लाई द पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल, ये पूरा लिख लीजिए, है ना। ये सब पूरा क्वेश्चन है, इजी नोट्स है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे इजी आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, पूरा लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब ख़त्म ही है, अब ख़त्म हो जाएगा, देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पूरा नोट्स खत्म हो गया, आंसर के साथ पूरा नोट्स पहले दिए, पूरा चैप्टर को रीड किए, पूरा चैप्टर पहले बताएं, फिर अंदर का क्वेश्चन बताएं, बाहर का जो क्वेश्चन था वो बता दिए, सारा क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर 1 जो था केमिस्ट्री का पूरा हॉल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर चुके हैं। इसी तरह हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को हम क्लियर करेंगे, इतना हेल्प हो सकता है, ठीक है। इस चैनल पर आप लोग बने रहें और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ क्या करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।